नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ऐसे में क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि 19 साल का बच्चा सीबीएसई की जो साइट है उसको हैक कर लेता है, तो फिर जो बच्चों का भविष्य है, करोड़ों लाखों बच्चे जो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। क्या वो अधर में नहीं लटक गया है? क्या उनको अटकाया भटकाया लटकाया नहीं जा रहा है? करेंगे बात। केपी मलिक जी विश्वकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। सर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अवैध नहीं है, पूरी तरीके से वैध है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो नियम कायदे कानून के तहत कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को क्लीन चिट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी करने के बाद? नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर ऐसा एसआईआर सही है और सब कुछ ठीक था तो वो तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के लोगों ने भी विरोध किया था उसकी प्रक्रिया का। विपक्ष तो लगातार विरोध कर ही रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, उसका तरीका नया है जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो लगता था कि ये कानून से, सुप्रीम कोर्ट से और संसद से भी ऊपर हो गए हैं। तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई अगर ये सारी चीजें ज्ञानेश कुमार जी करेंगे तो फिर कोर्ट का और इसका संसद का क्या फायदा है जहां कानून बनते हैं। अगर कोर्ट ये कह रहा है प्रक्रिया गलत है, प्रक्रिया पहले हुई नहीं है, ऐसा तो है नहीं, प्रक्रिया तो होती रही है, लेकिन उसको किस समय पे करना है, कब कहाँ करना है, और अगर वो सही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई है, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे चुनाव भी हो गए, सरकारें भी बन गई हैं, और कल को कुछ फैसला उलट आता है, क्योंकि अभी याचिकाकर्ता बैठे तो है नहीं, वो तो रिव्यू पिटिशन में भी जान सकते हैं। अगर वो रिव्यू पिटिशन डालते हैं, इस पे फैसला, डिफरेंट फैसला आता है, और इस पे फिर तो कोई दूसरी बात होती है, दूसरा फैसला आता है, तो फिर क्या होगा? क्या ज्ञानेश कुमार जी सर्वे सर्वा है? अगर ज्ञानेश कुमार जी सब कुछ कर रहे हैं तो फिर बाकी न्यायालय की और सदन की क्या जरूरत है? बात यह है कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी इसका विरोध किया था, और योगी जी ने कहा था कि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, हमारे खुद के वोट भी कट गए, और आप चुनाव से पहले ही इसको क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नियत में फर्क है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी खुल के नहीं आ रहा है। आपको पता है कि तमाम कारण जो हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, उसको यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते। 1 मिनट में कोर्ट जो है, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे आपके ऊपर हो जाएगा, और पता चला फिर चैनल बंद हो गया और हमें भी एक नोटिस मिल गया। तो इसलिए यहाँ ज्यादा कुछ बोलना, आपको समझना ज्यादा है, बोलना कम है। लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि ज्ञानेश कुमार जी अगर इतना ही अच्छा कर रहे हैं तो इतने आरोप ज्ञानेश जी के ऊपर क्यों लग रहे हैं? अगर ज्ञानेश जी इतना ही अच्छा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में क्यों आ रहा है? तब सरकार कहां चली गई थी? तब तो सरकार ने कोई सफाई इस तरह से दी नहीं है। और क्या विपक्ष इतना गिर गया है, और क्या विपक्ष ऐसा हो गया है कि वो एक चुनाव आयोग के खिलाफ यहां तक चला गया कि अविश्वास उसके खिलाफ लेके आ रहा है? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो होंगी ना, कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी ना। आप जिस प्रकार से जल्दीबाजी एसआईआर की प्रक्रिया में कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने वेस्ट बंगाल में किया, 27 लाख लोगों की एसआईआर की प्रक्रिया हुई नहीं है, जिसको आप सही कह रहे हैं, और आपने वहां चुनाव घोषित कर दिए। तो या तो आप एसआईआर की प्रक्रिया को रोकते, वो लागू अगली बार से उसको करेंगे, अभी पुराने पैटर्न पर चुनाव होंगे, और या फिर चुनाव को 6 महीने के लिए रोका जाता, तब तो कुछ लगता है बात है। आप दोनों तरफ इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे उंगली भी उठती है, और कुछ मामला संदिग्ध नजर आता है। इसीलिए विपक्ष इस पे चर्चा कर रहा है, इसीलिए विपक्ष इस पे हो हंगामा कर रहा है। तो ये कह दिया जाए कि इस चीज को खारिज कर दिया जाए, सब चीजों को, और कह दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले कई वापस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जो डॉक्यूमेंट है उन पर रिव्यू करने के लिए कहा है, और पूछा है कि कई डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड का भी उसमें जिक्र आया कि आप इनको क्यों नहीं रख रहे हैं।
जब किसी व्यक्ति की सारी डिटेल आधार कार्ड में है, फिर आप दूसरे डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं? आधार का मतलब क्या है? आज की डेट में तो सबसे बढ़िया आईडी आधार कार्ड है। उसमें आपकी आंखों की पुतलियां, हाथ के लकीरें और पूरा आपका डाटा उसमें है। और ज्यादा क्या चाहिए आपको? आप उसको फोन से कनेक्टेड करा रहे हैं, तो उससे ज्यादा बढ़िया डॉक्यूमेंट तो मुझे कोई लगता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अभी ये फैसला क्या शाम तक इस पे क्या रिव्यू होता है, अभी पूरी तरह मैंने भी फैसला देखा नहीं है। अभी इसमें क्या निकल के आता है, क्या होता है, तब देखते हैं जी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम कट गए हैं अब उनका क्या होगा? तो आदेश जिस तरह से दिया गया है, कहा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं उनके मामले में चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर नागरिकता तय करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसी को वो नाम भेजने होंगे। उस एजेंसी को संबंधित लोगों को नोटिस भेजना होगा और जो लोग हैं उनको अपनी बात रखने का फिर मौका मिलेगा। चुनाव से पहले फैसला कर लेना होगा। सवाल यह है कि विपक्ष यही तो कह रहा था कि आप बैक डोर से नागरिकता सबकी जांच रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, तो वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं हिमांशु, ये देखना होगा ना कि क्या निर्वाचन आयोग को नागरिकता चेक करने का, किसी नागरिक को वैध अवैध बताने का अधिकार है क्या? अगर चुनाव आयोग ही ये सारी चीज कर लेगा, मैंने कहा है अगर चुनाव आयोग ही करेगा तो फिर तो न्यायालय का और सदन का कोई मतलब ही नहीं है ना। देखिए, चुनाव आयोग जिस प्रकार से कर रहा है, विपक्ष उस पर इसीलिए उंगली उठा रहा है। जो लोगों के वोट कटे हैं वो किस आधार पर कटे हैं? वोट पहले कटे हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई शिफ्ट कर गया है, कोई अपने परिवार के साथ दूसरी जगह चला गया है, वो अपडेट सूचियां होती रही हैं, उसमें कोई इतना हो हंगामा नहीं हुआ है। ये एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई है, गहन जांच हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जानबूझ के किसी सियासी पार्टी के दबाव में आके आप इस तरह की चीजें करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी पे विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब बात यही आई है कि आपने इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वोट काट दिए हैं और उसमें कई सारे जेन्युइन वोट हैं, तो अब वो क्या करें? तो आपने तो एक हिसाब से उनको ये कह दिया है कि ये देश के नागरिक ही नहीं है। भाई, मेरा वोट का अधिकार भी मुझे बताता है ना कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इसीलिए वोटिंग मेरा अधिकार है। तो आपने मुझे उससे वंचित कर दिया, तो मेरा उससे वंचित होना जाहिर करता है कि मैं देश का नागरिक नहीं हूं। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं देश का नागरिक हूं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपने मुझे किस आधार पर ये कहा है कि मैं नागरिक नहीं हूं देश का, आप भी अपनी सफाई दीजिए। तो ये मामला थोड़ा लंबा खींचेगा। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा कि अगर ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं तो कोर्ट का फैसला भी कई मामलों में पलटा जाएगा। लेकिन जहां सरकार बन गई है, जहां वोटिंग का मामला हो चुका है, अगर सरकार में कोई विधायक 10 वोट से हार गया या 10 वोट से जीत गया और यहाँ 100 वोट उसी क्षेत्र में ये वैध निकल आए, तो फिर वो क्या होगा? वो तो जो हारने वाला है उसका तो नुकसान हो गया और जीतने वाला को फायदा मिल गया। तो बाद में इस चीज का क्या फायदा फिर बाद में चीजें निकलेंगी? तो लड़ाई इसी पे है। विपक्ष इसी पे कह रहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है इसके क्या मायने, क्या नहीं मायने हैं। कहीं पर्दे के पीछे जो सत्ताधारी दल है उसको तो नहीं फायदा पहुंचाया जा रहा, इस पे लोगों की शंका है। तो वो शंका दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। क्या चुनाव आयोग ईमानदारी से इस शंका को दूर करेगा? उसी पे कोर्ट में बहस हुई है और उसी में सख्ती से भी कोर्ट ने कहा है कि इस पे आप चीजें दीजिए। तो अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या क्या चीजें देता है, क्या प्रस्तुत करता है, क्या वो कोर्ट में जवाब देता है, ये देखना होगा जी। जी। अच्छा सर, एक परिस्थिति और है जो युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र में जो है, एक तो वोटर्स जो जान है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईआर को लेकर फैसला दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो सीबीएसई है उस पर भी सवाल खड़े हैं उनका जो पोर्टल है उसको लेकर। एक 19 साल का बच्चा है, नैसर का अधिकारी, वो ये दावा कर रहा है कि मैंने जो है इनकी वेबसाइट को हैक कर लिया, इनके जो पोर्टल को हैक कर लिया। अब ये बहुत बड़ी बात है। इस पर सीबीएसई कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो डमी वाला था, उसको हैक किया गया है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है हमारी उस पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन सवाल ये है कि आपने वो जो दूसरा बच्चा था जो कह रहा था कि हमको गलत कॉपियां दे दी गई हैं, वो तो ओरिजिनल वेबसाइट से ही निकाल कर दी होंगी ना। तो ये घपला कैसे हो गया? ये अंदर खाने चल क्या रहा है? एक भी बच्चे का भविष्य अगर इस पूरी परिस्थिति में खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
सवाल तो ये उठता है ना सर, मतलब पहले तो होता था कि हैंड रिटन चीजें होती थी, सब निरीक्षण करते थे, परीक्षण करते थे, और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट घोषित होता था। उन्होंने कहा नहीं, हम डिजिटल भारत बनाएंगे सीबीएसई ने। अब डिजिटल भारत बनाने के चक्कर में ये जो गड़बड़ झाला बना जा रहा है और बच्चों का भविष्य आधार में लटक गया है, क्या सीबीएसई इसकी जवाबदेही नहीं रखता है? देखिए हिमांशु जी, आजकल अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया, चाहे ऐसा एसआईआर की प्रक्रिया हो, चाहे दूसरी कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया की आप बात करें, सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में नजर आती है। डिजिटलीकरण करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, उसमें समय बचता है, एक्यूरेट चीजें मिलती हैं, लेकिन पहले उसका दुरुस्तीकरण तो होना चाहिए कि वो दुरुस्त है कि नहीं है, उसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। पहले ये होता था कि भाई उसका ट्रायल रन होगा, उसका ट्रायल देखेंगे 1 साल तक, उसको परखेंगे। आजकल कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि आपने बहुत सारी चीजें निजी हाथों में दे दी हैं इस तरह की। अब ये इस तरह की जो वेबसाइट है, इस तरह की जो आप एग्जाम कराने वाली जो संस्थाएं हैं, ये कई सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, तो क्या उन पर इतना विश्वास किया जा सकता है कि वो गड़बड़ झाला नहीं करेंगे, वो घोटाला नहीं करेंगे? तो इस प्रकार से आप देखेंगे डिजिटलीकरण में जो कई सारी वेबसाइट है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और आजकल एआई का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज का जो युवा है वो एआई में निपुण है, एआई से वो दुनिया भर की चीजें निकाल लाता है। हम पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी अभी उनके पास एक्सपर्ट इस चीज के नहीं है, लेकिन कई युवा हैं। मैं तो एक ऐसे युवा को जानता हूं 10 साल पहले जिसने गूगल की साइट को हैक कर लिया था, तो इंडिया का ही बच्चा था वो। तो गूगल जो अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना गूगल तो नंबर 1 पे मानी जाती है, अगर वो हैक हो सकती है तो बच्चे ने उसकी कुछ खामी पकड़ी होगी तभी तो हुई होगी। तो हमारे यहाँ इस तरह की चीज को पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चा जो है कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब क्या होनहार है ये हम कहेंगे उसको। दूसरी बात ये है कि अगर वो अपनी कॉपी मांग रहा है या दूसरे बच्चे जो कॉपियां अपनी मांग रहे हैं, उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने इतना अच्छा एग्जाम दिया था और हमारे इतने नंबर आने चाहिए, और उसके डिफरेंट अगर नंबर आते हैं तो इसीलिए वो बच्चा अपनी कॉपी की मांग कर रहा है। नहीं, और जब वो वो तो कॉपी की पाकिस्तानी था ना सर, वो तो पाकिस्तानी बता दिया, वो एक सरकारी एंकर है, पाकिस्तानी बता रहे थे उसको, फिर माफी मांगते घूम रहे। उस बच्चे ने अगर आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया तो आप कहां मुंह दिखाते घूमेंगे? ये एक जिम्मेदारी भी सर हम लोग क्या ले पा रहे हैं? ये मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं आपको नजर आता कि कुछ भी बोल देते हैं? चाटुकारिता की हद पार है। मतलब इतने इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कर लिया और पाकिस्तानी उसको घोषित कर दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? देखिए हिमांशु, आज तो पत्रकारों में भी कई पत्रकार हैं जिनके वॉर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ पत्रकार, कुछ घोषित पत्रकार हैं जो सरकार के चाटुकार बने हुए हैं, और कुछ दूसरे पत्रकार हैं, उनके बीच में भी एक वॉर चल रहा है। तो देखिए, और कई पत्रकार ऐसे हैं कि वो सरकार के चाटुकार होते हैं, सरकार किसी की हो। भाई ऐसा थोड़ा ही ना है कि हम आरोप जो है सरकारी एजेंसियों पे या सरकारी संस्थाओं पे ही लगाएं कि भाई सरकारी संस्थाएं जो है सरकार की चाटुकार होती है, सरकार का तोता होती है। पत्रकार भी सरकार के चाटुकार होते हैं, सरकार किसी की भी हो। कई सारे ऐसे पत्रकारों को मैं जानता हूं, पिछली कांग्रेस की सरकार में भी वो सरकार के बहुत करीब थे और इस सरकार में भी वो सरकार के बहुत करीब है, तो उनका तो काम ही यही है। कई सारे पत्रकार संस्थान जो है, मीडिया संस्थान जो है, वो सरकार के बहुत करीब है। पिछली बार भी वो बहुत करीब थे। तो ये तो कुछ उस तरह के भांड होते हैं जो वो जहां भी दरबार देखते हैं वहां अपनी भांडगिरी शुरू कर देते हैं। तो उनके बारे में कहना तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ ये बात है, अगर इनकी बातों में से हम कुछ उसका उत्तर निकालें या समझ निकालें, कि अगर हर चीज में पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इसका मतलब पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा आगे है। वो हर चीज में ऐसा कर लेता है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, हम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाते। तो इसका मतलब हमारे ऊपर तो दयनीय वाली बात होनी चाहिए कि हम तो दयनीय है, उनकी दया पे जी रहे हैं हम पाकिस्तान की। तुरंत आप कैसे देखिए, आप इस तरह की चीजें होती हैं, आप पता लगा लेते हैं पाकिस्तानी है। आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि पर्चा लीक कैसे हुआ, ये तो पता नहीं लगा पाए आज तक ये। लेकिन इन्होंने ये तुरंत पता लगा लिया
कि वो जो बच्चा है वो पाकिस्तानी है। इन्होंने तत्काल पता लगा लिया कि जो कॉकरोच पार्टी आई है उसके 50% लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि पर्चा लीक कैसे हो रहा है, ये पता ये आज तक नहीं लगा पाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन भांडुओं की बात करना मुद्दे से भटकना है और इसमें कुछ नहीं निकलना है। हमें सीरियसली ये सोचना चाहिए कि बच्चों का जो भविष्य है, जो हमारी पिछले 10 साल में शिक्षण संस्थान और शिक्षा में जो डेंट लगा है, 17 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा अगर देश के इस तरह के व्यवहार को देख रहा है, देश के इस तरह के सिस्टम को देख रहा है, तो वो बच्चा आने वाले समय में क्या देश की सेवा करेगा, क्या सरकार की सेवा करेगा, कैसे उसके विचार होंगे? हमें इस पे गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो सरकारी सिस्टम में जाएगा। सरकारी सिस्टम में जाके उसका कार्यकलाप क्या होगा? क्या वो इंसाफ कर पाएगा या फिर पद चिन्हों पे ऐसे ही चलेगा जिनका हम नाम ले रहे हैं, जो आज काम कर रहे हैं? कई सारे ऑफिसर है ना जो अंधे होके सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। तो क्या वो बच्चा सरकार की कठपुतली बनेगा या सरकार के अगेंस्ट जाएगा या हेरा फेरी करेगा सरकार में बैठ के या रिश्वत लेगा? तो उसके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये गहनता से सोचने की आवश्यकता है। जब उसको पता लग जाएगा कि यहाँ तो नौकरी हेरा फेरी से मिल रही है, यहाँ तो नौकरी जो है सिस्टम को हैक करने से मिल रही है, यहाँ तो नौकरी जो है पैंतरेबाजी से मिल रही है, यहाँ तो नौकरी पैसे दे के रिश्वत दे के मिल रही है, यहाँ तो नौकरी अपना पारिवारिक मामला हो, आपके पिताजी किसी के जानकार हो, आप किसी सरकार में हो, आप किसी संस्था में हो, तभी आपको नौकरी मिल रही है। तो आगे उसका व्यवहार कैसा होगा, ये चिंतनीय विषय है, ये निंदनीय विषय है, ये सोचनीय विषय है। इस पे कोई नहीं सोच रहा है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे युवा आ रहे हैं, जो होनहार युवा आ रहे हैं, जो इतने इंटेलिजेंट युवा आ रहे हैं, अगर वो नौकरियों में जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत सारे बच्चे, अभी भास्कर में खबर छपी थी मध्य प्रदेश में कि बहुत सारे जो नए बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों में ज्वाइन कर रहे हैं, वो दिव्यांग का कोटा खा रहे हैं। वो फर्जी सर्टिफिकेट ले आते हैं बना के दिव्यांग का और नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। अब उन्होंने पहला ही स्टेप गलत कर दिया, पहले ही स्टेप पे उन्होंने जो है हेराफेरी कर दी। अब बाकी नौकरी में वो क्या करें? पहले ये होता था कि एक आध अफसर कोई पकड़ा जाता था, उसके यहाँ पैसे पकड़े गए, वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। अब भरमार है, सामाजिक बहिष्कार होता था, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता था। लेकिन अब तो हम ये देख रहे हैं कि लोग रेप करके आ रहे हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है, तो हम कहाँ ही जा रहे हैं? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज में जो जहर घुल गया है और ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई इस तरह का असामाजिक काम कर रहा है तो समाज उसका बहिष्कार करता था। आज ईमानदार और अच्छे लोगों का बहिष्कार हो रहा है, उनको पुराने ख्यालात का माना जा रहा है, वो समाज में कहीं बैठ नहीं सकते। चारों तरफ लूटपाट चल रही है। आज मैंने सुबह एक वीडियो देखी है कि एक आदमी रो के कह रहा है कि मैं जब रिटायर होके गांव में अपने भाइयों से अपनी जमीन बंटवाने आया हूं तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं, मेरा गला घोंटने पर लगे हुए हैं, मेरी जान लेने पे कोशिश की गई है, 3 बार मुझे डुबो के मारना चाहते हैं। तो ये देश में हो रहा है। तो अगर समाज इस तरफ जा रहा है, युवा पीढ़ी इस तरफ जा रही है, तो देश का क्या होगा, हमें ये सोचने की जरूरत है। बात ये बड़ी नहीं है कि सिस्टम हैक हो गया या वो तो मशीन है, मशीन को तो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप जो समाज में जहर घोल रहे हैं, आप जो विचार डाल रहे हैं लोगों में, उसका क्या होगा आगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं जरूर बताएं कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।